Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Imran Farooq. I am working as a lecturer in Southern Business School. आज का जो सब्जेक्ट हमारे सब्जेक्ट का नाम है क्रेडिट मैनेजमेंट है। ये हम पहले अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट मैनेजमेंट बेसिकली इस सब्जेक्ट के दो पार्ट, एक क्रेडिट और दूसरा मैनेजमेंट। हम पहले क्रेडिट को डिस्कस करेंगे, फिर मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे, फिर क्रेडिट मैनेजमेंट पता क्या है, इन तमाम बातों को अच्छे तरीके से देखेंगे। After listening this lecture, you will able to learn what is credit, introduction to credit management, repayment, interest, understanding the word credit। सबसे पहले हमें जो बात समझनी है कि क्रेडिट क्या है। उधार, लोन, कर्ज, बारोड, ये सब क्या है। जैसे ही हमें ये पता चल जाता है तो उसके हिसाब से हमें फौरन हमारे जहन में आता है कि अगर किसी ने हमें कर्जा दिया हमारी ज़रूरियात के लिए तो हमने उसकी अदायगी करनी होती है। बेसिकली ये हमारा पैसा नहीं होता, ये हमें हमारी ज़रूरत के वक्त काम आया हुआ होता है। और जिसने उधार दिया हुआ होता है उसके मुख्तलिफ शराइत भी हो सकते हैं जो कि हमने पूरी करनी होते हैं। लिहाजा हमें असर नो इस बात का जायज़ा लेना है कि क्रेडिट होता क्या है और क्रेडिट लेंडिंग इसको किस तरह बनाती है, इसके अगराज और मकासद क्या होते हैं, और ये क्रेडिट हमारे लिए वबाल जान भी बन सकता है अगर हम इसकी मुसलसल क्रेडिट की अदायगी कर रहे हों और हमें उसमें फ़ायदा ना हो रहा होता है तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है कि हम मुसलसल क्रेडिट की अदायगी करते रहें और हमें खातिर खा फ़ायदा या खातिर खा हमारा जो मकसद है वो पूरा ना हो। ये भी क्रेडिट की एक टाइप्स में शुमार होता है। हम इसको आगे तफसील से पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से क्रेडिट हैं जिसके हमें मुसलसल अदायगी करनी पड़ती है और हमें उसका फ़ायदा कम हो रहा होता है। As a financial term used in such terms as credit card, it refers to the granting of loan and the creation of debt. Any movement of financial capital is normally quite dependent on credit, which in turn is dependent on the reputation or credit worthiness of the entity which takes responsibility of the fund। अगर कारोबार के लिए आपको पैसों की ज़रूरत हो तो क्या आपको कोई आसानी से पैसा मिल जाएगा? आप किसी से पैसे मांगे तो उसके जहन में कितनी कबहातें आती हैं और वो कुछ शराइत और ज़वाबित भी रख सकता है जो कि आपको पूरी करनी पड़ती है। बिल्कुल इसी तरह बैंक या मालियाती इदारे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम जब कर्ज लेते हैं तो उनके भी कुछ शराइत और ज़वाबित होते हैं जो कि हमें पूरे करने होते हैं। अब इसमें दो अहम बातें हैं, एक बैंक की बात हुई है और एक हमारी मालियाती इदारे से बात हुई है। हमें जब भी फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है ये दो मेजर सोर्स हैं जिससे हम क्रेडिट बारो कर सकते हैं। एक
अब इसमें बैंक होता क्या है, हमें इस बात को समझना है। बैंक एक ऐसा इदारा होता है जो जिससे हम पैसा लेते हैं हमारी ज़रूरत के मुताबिक, और वो हमारी ज़रूरत के मुताबिक पैसा देता है और उसके ऊपर वो कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है। अब इसी तरह मालियाती इदारे क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज दैट इंस्टीट्यूशन विच टेक सरप्लस मनी फ्रॉम दोज who have excess of them and give it to those who have needed of them in the shape of markup. Basically, मालियाती इदारे उन लोगों से पैसा लेते हैं जिन लोगों के पास पैसा ज़्यादा मिकदार में होता है, और उन लोगों को पैसा देते हैं जिन लोगों को उनकी पैसों की ज़रूरत होती है। अब उसके बदले में जिन लोगों से पैसा लेती हैं या जिन लोगों को पैसा देती हैं उनको वो मार्कअप चार्ज करते हैं, या मार्कअप एज अ बेनिफिट या एज अ सर्विस या एज अ प्रॉफिट के तौर पर देते हैं। अब कोई भी इदारा हो, चाहे वो कॉर्पोरेट लैंडिंग हो, रिटेल हो, कमर्शियल लैंडिंग हो, जब भी कारोबार के लिए क्रेडिट की ज़रूरत होती है तो हम इन मालियाती इदारे से ही मदद लेते हैं। अब तो ईवन के कंसेप्ट ये भी बदल गया है कि अगर आपको आपके पर्सनल लोन की ज़रूरत हो, पर्सनल ज़रूरियात के लिए पैसे आपको चाहिए, तो ये बैंक आपको इस पर्पस के लिए भी मालियाती इदारे भी आपको लोन या क्रेडिट आपको प्रोवाइड करते हैं। अब इसी तरह सिमिलर यूज इन कमर्शियल ट्रेड वेयर क्रेडिट इज यूज्ड टू रेफर to the approval for delay payment for goods purchase. अब पहले तो ट्रेड क्या होता है? Any dealing between two or more person is called trade. अब कॉमर्स में जब भी ट्रेड का एलिमेंट आता है तो डेफिट या डिलेड पेमेंट का कंसेप्ट आता है। आपको बर वक्त प्रोडक्ट मिल जाती है या आपको बर वक्त प्रोडक्ट आसानी से दस्तयाब हो जाती है और आपने इसकी रकम मुस्तकबिल में अदा करनी होती है। अब इसी तरह डेफर्ड पेमेंट का सिलसिला आपका क्रिएशन ऑफ क्रेडिट होता है, और ये क्रिएशन ऑफ क्रेडिट इस बात की अलामत होती है कि बैंक ने आपके ऊपर भरोसा किया हुआ है और इस भरोसे के पेश नज़र आपसे बहुत से एग्रीमेंट किए हुए हैं ताकि आपको बर वक्त आपके माल की दस्तयाबी हो और आप इसकी पेमेंट अपने बैंक से एग्रीमेंट किए हुए मुताबिक आप अदा करते हैं। अब क्रेडिट इज dominated by a unit of account. Unlike money, credit cannot itself act as a unit of account. क्रेडिट क्रेडिट तो कर दिया जाता है, लेकिन जहन में रखें कि क्रेडिट को अप्रूव किया जाता है। जब क्रेडिट को अप्रूव किया जाता है उसके लिए ज़रूरी है कि आपका अपना अकाउंट हो। आपका जब अपना अकाउंट होता है तो क्रेडिट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब अगली बात, अ privilege granted for the purpose of extending time to make a payment on debt. ये एक प्रिविलेज है कि पैसे आप आज ले लो, उससे अपनी ज़रूरियात पूरी कर लो या ज़रूरत पूरी कर लो, और थोड़े दिनों बाद मेरे और बैंक के दरमियान, मालियाती इदारे के दरमियान जो मुआहदा तय पाता है उसके तहत आप अदायगी करते रहिए। अब इसमें मुख्तलिफ शराइत होती हैं। जो सबसे पहले शर्त होती है वो ये शर्त होती है कि बैंक कहता है कि हम जो आपको क्रेडिट दे रहे हैं उसके ऊपर
बैंक आपसे मार्कअप या आपसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अब इंटरेस्ट या मार्कअप क्या होता है, हम इसको फ्यूचर स्लाइड में डिस्कस करते हैं। लेकिन हमें इसमें ये बात समझने की है कि किसी भी अकाउंट में अपना एग्जिस्टेंस वो खुद नहीं होता, बल्कि वो क्रिएट किया जाता है और इस अकाउंट को क्रेडिट या ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसलिए ये डेट है और डेट वो वाजिबुल अदा रकम है जो आपको दी जाती है, जिससे आप अपने वक्त की जरूरत को पूरा कर लेते हैं। borrowed money or other finance hire purchase to be paid back under an arrangement with the lender। अब कोई भी लेंडर हो, पहले ज़माने में तो ये हुआ करता था, जब बैंक वगैरह नहीं हुआ करते थे तो प्राइवेट लेंडर होते थे। प्राइवेट मनी लेंडर क्या करते थे, आपको उधार देते थे। आपके और प्राइवेट मनी लेंडर के दरमियान एक एग्रीमेंट तय होता था। एग्रीमेंट क्या तय होता था कि आपको जितनी अमाउंट आपको चाहिए या जितना क्रेडिट आपको चाहिए, वो प्राइवेट मनी लेंडर आपको उतना मनी या उतना क्रेडिट आपको प्रोवाइड करेगा और उसके बदले आपसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा और आपके दरमियान एक शराइत तय पा जाती है या एक इंस्टॉलमेंट तय पा जाती है कि आपने इस तरीक़ेकार के तहत ये मनी वाजिबुल अदा होनी है। लेकिन अब वक्त के साथ साथ सिविलाइजेशन ने तरक्की की, हमारा सोशल सेटअप डेवलप हुआ, तो उसमें बैंक जब आए तो उन्होंने एक अरेंजमेंट एग्जीक्यूट की बारोर और जो लेंडर प्रोवाइडर हैं या जो आपको क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं उनके दरमियान उन्होंने एक एग्रीमेंट अरेंजमेंट की कि एग्रीमेंट अरेंजमेंट क्या कि अगर कोई भी आपके क्या कहते हैं बैंक या मालियाती इदारे ने आपको पैसे देने हैं तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी, किस टर्म्स एंड कंडीशन पर वो आपको पैसे देगा, ठीक है, और किस टर्म्स एंड कंडीशन पर आप बैंक को या उस मालियाती इदारे को पैसे वापस करेंगे। वक्त के साथ साथ ये रैशनलाइज होती हैं और ये रैशनलाइज आपकी इकोनॉमिकली कंडीशन पर होती हैं। अब हर मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन डिफरेंट है। जो इदारे या जो मुल्क जिनकी इकोनॉमी डेवलप हो चुकी हैं, वहाँ पर कर्ज लेने के टर्म्स एंड कंडीशन कुछ और हैं। अब जो इदारे या जो इकोनॉमी जिनके जो क्या कहते हैं ना डेवलप नहीं हुए या डेवलप हो रहे हैं या जिनकी इकोनॉमिकली कंडीशन ठीक नहीं है, उनकी आपके क्या कहते हैं ना कर्ज लेने के तरीके का टर्म्स एंड कंडीशन डिफरेंट है। अब इसमें एक और बात जो की गई है वो हायर परचेज की है। हायर परचेज क्या होता है कि देखें, जब भी आप बैंक से कोई चीज़ लेते हैं, आप मनी नहीं लेते, आप मिसाल के तौर पर एक कार लेते हैं बैंक के थ्रू, तो वो हायर परचेज की कैटेगरी में आती है। शुरू में जब आप कार परचेज लेते हैं, बैंक आपको वो कार प्रोवाइड कर देता है, तो वो बैंक वो जो कार होती है वो बैंक के नाम होती है। जैसे जैसे ही आपकी इंस्टॉलमेंट पूरी होती जाती है, आपकी इंस्टॉलमेंट आप पूरी कर लेते हैं, बैंक वो जो कार है अपने नाम से आपके नाम पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये एक हायर परचेज का कंसेप्ट है। अब अगली स्लाइड है। द मनी अ लेंडर एक्सटेंड टू अ बायर फॉर अ कमिटमेंट टू रीपे द लोन विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम।
अब इसमें ये बात कर रहा है कि जो बायर कमिटमेंट करता है आपसे लोन की, उसने लाजमी बात है एक खास पीरियड के अंदर, जो स्पेसिफिक पीरियड के अंदर हर हालत में अदा करना होता है। हम पिछली एग्जांपल को देते हैं कि आपने फर्स्ट क्या कहते हैं ना, आपने कार ली है बैंक से। अब बैंक में से कार लेने से पहले आपका एक स्पेसिफिक पीरियड होता है। मिसाल के तौर पर आप 3 साल के अंदर उसकी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, आप 1 साल के अंदर पे करेंगे, आप 5 साल के अंदर पे करेंगे, या आप 7 साल के अंदर पे करेंगे। ठीक है। अब वो जो पीरियड होता है, अब उस पीरियड के अंदर आपने हर हालत में आपने क्या कहते हैं ना, वो इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है। अगर आप टाइमली अपने तमाम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो आपकी एक साख अच्छी होगी। अगर आप उसको टाइमली पे नहीं करते, आपकी क्या कहते हैं ना, कुछ इंस्टॉलमेंट रह जाती हैं, आप अदा नहीं कर पाते, आपकी साख मुतासर होगी। इसका नुकसान ये होगा कि जब इन फ्यूचर आप क्या कहते हैं ना, कोई चीज़ लेना चाहेंगे तो आपको बर वक्त अदायगी ना करने की वजह से बैंक इस बात को कई दफ़ा सोचेगा, या मालियाती इदारे कई दफ़ा सोचेगा कि आपको वो आपको लोन या वो क्रेडिट आपको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो आज के दौर में हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए बैंक या मालियाती इदारों की ज़रूरत होती है। तो हमें इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि हम जो क्रेडिट ले रहे हैं हमें उसे वक्त अदा भी करना है, ताकि हमारी जो साख है वो मुतासर ना हो, और हमारे इस कारोबार के लिए हमें जब भी पैसों की ज़रूरत हो या क्रेडिट की ज़रूरत हो, हम आसानी के साथ बैंक से रुजू करके या मालियाती इदारे से रुजू करके हम उस मनी को बारो करके हम अपने कारोबार को मज़ीद वसी कर सकें। अब इसी तरह यू आर जनरेटेड क्रेडिट व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल मेक्स अ सम ऑफ अवेलेबल फॉर यू टू बोरो। अब इसमें यही बात मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि आपकी क्रेडिट का इन्हिसार आपकी या ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिट का इन्हिसार आपकी साख के ऊपर है। और वो साख कैसे डेवलप होती है, जब आप क्या कहते हैं ना, अपनी इंस्टॉलमेंट को वक्त के साथ साथ या टाइमली उसको अदा करते रहते हैं। There are two main types of credit: home loan or mortgage, and personal or shop loans are linked to a specific items, for example a new kitchen or house. अब अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, जब आप किराए के मकान में रहते हैं या रेंट हाउस पर रहते हैं, या रेंट पर आपने शॉप ली होती है, आपने वो रेंट हाउस या रेंट शॉप लेने से पहले आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट एडवांस के तौर पर जमा करवानी होती है। इसके अलावा आपको हर माह उस घर का या उस शॉप का रेंट अदा करना होता है। अब अगर खुदा ना खास्ता आप जिस घर में रह रहे हैं या आप जहां कारोबार कर रहे हैं वहां पर कोई थोड़ी सी भी अगर रद्दबदल आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। मकान मालिक की ख्वाहिश ना हो तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, और अगर आप 1 साल के बाद जो आपने रेंट की मद में 1 लाख या 2 लाख रुपए आपने दिए हैं, वो सारा का सारा आपका यूजेबल नहीं होता एज कंपेयर टू अगर आप यही चीज़ आप क्रेडिट के ऊपर अपना घर ले लें और उसकी इंस्टॉलमेंट पे करते रहें। अब इससे क्या होगा कि वो जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो आपकी रेंट की मद में नहीं जा रही, आपकी अपने घर की मद में जा रही है, और आपका एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद वो घर आपका हो जाएगा या वो शॉप आपका हो जाएगा। अब क्रेडिट से हमें यही सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है कि हम जो रकम अदा कर रहे होते हैं वो रकम हमारी एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद अदा करने के बाद वो जो प्रोडक्ट है वो चीज़ हमारी हो जाती है, हम इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं।
तो ये क्या कहते हैं ना, आज के दौर में हमें अपना घर लेना हो या अपनी शॉप लेनी हो या कारोबार को स्टैंड करना हो, तो हमारे लिए इजी वे है कि हम क्या कहते हैं ना, अपना क्रेडिट के थ्रू अपना मैनेज कर सकते हैं। अब अगली बात, रिवॉल्विंग क्रेडिट ऑन पेमेंट कार्ड्स कैन गिव यू access to a fixed amount of money that you can spend as you wish in a wide range of retailers and other outlets. अब बैंक ने एक स्कीम लॉन्च की है आपके आसानी के लिए, कस्टमर की आसानी के लिए, कारोबार के आसानी के लिए। वो क्या है, वो रिवॉल्विंग क्रेडिट की, कि बैंक आपको एक क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। अब क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपकी एक फिक्स पेमेंट होती है। फिक्स पेमेंट के बाद आप जितना भी, आपको जब भी क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है, आप उसको आसानी के साथ, आराम के साथ किसी रिटेलर्स का या आउटलेट के थ्रू आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और उसकी जो पेमेंट होती है वो आपने इन फ्यूचर आपने अदा करनी होती है। अब आपके ऊपर होता है कि अगर आपका कहते हैं ना, फ्यूचर में वक्त अगर पेमेंट अदा करते रहेंगे तो आपकी साख, आपकी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन की साख अच्छी रहेगी। और ये भी होता है कि उसमें मिनिमम अमाउंट का एक अमाउंट दी होती है। अगर मिनिमम अमाउंट भी आप पे करते रहेंगे तब भी आपकी जो क्या कहते हैं क्रेडिट है वो रिवॉल्व होता रहेगा। आप आसानी के साथ इजी, आपके लिए भी मैनेज करना इजी रहेगा, और बैंक को भी मैनेज करना इजी रह जाएगा। ये जो चीज़ कहलाती है, इसको हम रिवॉल्विंग क्रेडिट कहते हैं। अब अगर अब तो बैंक ने क्या कहते हैं ये भी फैसिलिटी दे दी गई है, अगर आप नेशनल के अलावा इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं या इंटरनेशनल कोई चीज़ परचेज करना चाहते हैं, तो आप रिवॉल्विंग क्रेडिट के थ्रू, यानी कि इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप वो प्रोडक्ट आसानी के साथ परचेज कर सकते हैं। और उसकी भी पेमेंट का वही तरीकाकार होता है जो कि आप एक आम नेशनल प्रोडक्ट अगर परचेज करते हैं या लोकली कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो सेम प्रोसेस होता है। तो ये वाइड रेंज है बड़ी आपके रिवॉल्विंग क्रेडिट की। आपकी नेशनलाइज के अंदर भी यूटिलाइज हो जाता है, आपका इंटरनेशनली भी यूटिलाइज हो जाता है। अब क्रेडिट के बाद हमने जो अहम चीज समझनी है वो मैनेजमेंट क्या है। क्रेडिट लेना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको क्रेडिट आसानी के साथ मिल जाएगा, लेकिन क्रेडिट के साथ जो अहम चीज है वो आपका मैनेजमेंट है। अब मैनेजमेंट को हम देखते हैं, मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क completed with through people in order to achieve the organizational objective efficiently and effectively। अब इसमें दो तीन, पहली डेफिनेशन के अंदर हम देखते हैं दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो प्रोसेस क्या है मैनेजमेंट का, प्रोसेस होता है क्या। अगर हम देखें प्रोसेस क्या होता है, एक सेट ऑफ एक्टिविटीज होती है दैट हैव बीन अरेंज इन अ सीक्वेंस फॉर्म। अगर हम सिंपली का देखा जाए, सिंपली मैं इसको आम लफ्जों में बयान करूं तो प्रोसेस एक तरीका कार, यानी कि मैनेजमेंट क्या है, वो एक तरीका कार है। क्या तरीका कार है कि हमने काम को लोगों से किस तरह करवाना है कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली पूरे हो जाए। अब विदाउट पीपल हमारा जो काम है या मैनेजमेंट है वो पॉसिबल नहीं। मैनेजमेंट है ही लोगों के थ्रू अपने ऑब्जेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए अपनी अचीवमेंट करना है या ऑर्गेनाइजेशन की अचीवमेंट करना है। तो मैनेज, जो ऑर्गेनाइजेशन चीज़ों को मैनेज या जो इंडिविजुअल पर्सन चीज़ों को अच्छी तरीके से मैनेज कर लेता है तो वो हर लिहाज से कामयाब होता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे वो इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें।
अब इसी को अगली एक सिंपल डेफिनेशन है, बहुत ही और अच्छी डेफिनेशन है, वो क्या है कि लेस इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। कि आप जो इनपुट पुट कर रहे हैं या आपकी जो इनपुट एक्टिविटीज हैं वो कम से कम होना चाहिए और उसकी आउटपुट एक्टिविटीज हैं वो उससे ज्यादा हो। अब यही काम तो मैनेजमेंट का है कि हमारी इनपुट एक्टिविटीज कम से कम हो, कि किस तरह हम अपनी इनपुट एक्टिविटीज को कम से कम करें और उससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिले। ये हमें हमारा मैनेजमेंट ही बताती है। अब इसी तरह तीसरी डेफिनेशन, द एक्टिविटी ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एड ऑफ पीपल एंड अदर रिसोर्सेज इज कॉल्ड मैनेजमेंट। अब इसमें जो पॉइंट को एक अहम डिस्कस किया गया वो रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज और सोर्सेज अहम पार्ट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और मैनेजमेंट को यूटिलाइज इन सोर्सेज रिसोर्सेज को करना अहम होता है। अब पहले तो सोर्सेज क्या होते हैं कि कौन कौन से जराए हैं जो हमारे पास हैं, और उन जराए को रिसोर्स करते हैं। रिसोर्स करने के से हम मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जो ऑब्जेक्टिव है या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है वो हम अच्छी तरीके से फुलफिल कर सकें। ये एक अहम पार्ट होता है मैनेजमेंट का। तो जो ऑर्गेनाइजेशन अपनी सोर्सेज को अच्छी तरीके से रिसोर्स कर रही होती हैं तो उसका बेनिफिट क्या होता है कि वो मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट ले रही होती हैं और वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर। अब क्रेडिट मैनेजमेंट की बात आ गई। हमने पहले क्रेडिट को डिस्कस किया कि क्रेडिट क्या होता है, हमने मैनेजमेंट को डिस्कस किया कि मैनेजमेंट क्या है। अब जब दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो क्या हमारे जहन में बात आती है कि क्रेडिट मैनेजमेंट एक्चुअल होती क्या है। अब हम उसके डिफरेंट ये क्या कहते हैं ना डेफिनेशन ली गई। हम पहली डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। क्रेडिट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग क्रेडिट लिमिट्स, establishing credit checking policy and monitoring consumer against those criteria। बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम आसानी के साथ अपना क्रेडिट मैनेज कर सकते हैं या क्रेडिट ऑब्टेन कर सकते हैं। ऑब्टेन करने के बाद हमने क्रेडिट को मैनेज कर सकते हैं, और मैनेज करने के साथ साथ हमें क्या उसके मैनेज करने से फ़ायदा हासिल होगा। हमने जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव होते हैं हम उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकते हैं। अब अगली डेफिनेशन, क्रेडिट मैनेजमेंट इज एन अप्रोच consisting of multiple techniques to assure that buyers pays on time, credit costs are kept low, and poor debts are managed in such a manner that payment is received without damage the relationship with that buyer। अब इसमें जो बात की गई है कि हमने कोई प्रोडक्ट परचेज की, उसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत है या हमें डेट की ज़रूरत है। हम डेट को फुलफिल करने के लिए हम अपने क्रेडिट ऑब्टेन करते हैं। अब जब हम क्रेडिट ऑब्टेन करते हैं उसमें जो हमने पहले भी बात की कि आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जमा का अहमियत का अमल होता है। इंटरेस्ट आपका मिनिमम होता है कि हमने किस तरह क्रेडिट को ऑब्टेन करना है। उसकी डिफरेंट तरीके से आपके क्रेडिट आप ऑब्टेन कर सकते हैं। आप बैंक से भी कर सकते हैं, आप मालियाती इदारे से भी कर सकते हैं। अब इसमें आपने अपनी टेक्निक को यूटिलाइज करना है कि किस तरीके से आप क्रेडिट ऑब्टेन करेंगे कि आपको वो क्रेडिट की कॉस्ट भी कम से कम हो और आपका जो डेफिसिट हो रहा है या आपको जो डेट की जरूरत पड़ रही है वो डेट भी आपका कंप्लीट हो जाए। और इससे आपकी जो रिलेशनशिप है आप क्या कहते हैं ना जो उसकी, क्योंकि लेना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्रेडिट ऑब्टेन करना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी रिपेइंग उसके बाद इम्पोर्टेंट है। आपका वो रिलेशनशिप मुतासर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके बिजनेस की या इंडिविजुअल की आपकी क्या कहते हैं ना साख मुतासर हो गई
तो उसको दोबारा रीफिल करना बहुत ही मुश्किल होगा, इसके बजाय कि आपका कहता है ना क्रेडिट ऑब्टेन ही ना करें, आप प्रोडक्ट परचेज ही ना करें। तो ये बहुत ही अहम एलिमेंट होता है कि आपको क्या कहते हैं ना ऑब्टेन करने के साथ उसको रिपे करना है। तो ये टेक्निक है जो कि आपको क्रेडिट मैनेजमेंट आपको बताती है कि किस तरीके से आपको क्या आपने क्रेडिट मैनेज करना है। अब a method of managing credit support instrument used in credit supported transaction includes storing credit scores by credit management facility for credit score providing members of that facility। अब उन लोगों को ये बेसिकली हम क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जो क्रेडिट को मैनेज कर सकते हैं। जो क्रेडिट को मैनेज नहीं कर पाते उनके लिए ये बेसिकली क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं होती। एक दफ़ा क्रेडिट देने के बाद वो दोबारा उस क्या कहते हैं ना क्रेडिट फैसिलिटी से फ़ायदा नहीं उठा सकते अगर वो क्रेडिट को मैनेज करना नहीं जानते। तो इसलिए क्रेडिट मैनेजमेंट उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो क्रेडिट को ऑब्टेन करने से साथ साथ मैनेज करना जानते हैं। अब इसी का अगली लास्ट डेफिनेशन, क्रेडिट मैनेजमेंट इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटेंसी एंड इज अ फंक्शन that falls under a label of credit and collection or account receivable as a department in many companies and institutions। बेसिकली जो क्रेडिट है वो एक अकाउंटेंसी है, आपका हिसाब किताब ही है। हिसाब किताब क्या है कि आपके पास ये फैक्ट्स एंड फिगर एक्यूरेट होने चाहिए, आप उसके अंदर आपकी सर्टेनिटी होनी चाहिए कि आपने एक्चुअली चीज़ कहाँ से आपने मनी रिसीव करनी है और मनी रिसीव करने के बाद आपके एक्सपेंडिचर कहाँ है, आपके कहाँ यूटिलाइजेशन है और कैसे कितना आप क्या कहते हैं ना बोरो कर सकते हैं और बोरो करने के बाद और उसकी पेमेंट आप इजीली मैनेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप नहीं मैनेज कर पा रहे तो आपने वो फैक्ट्स एंड फिगर ढूंढने हैं या वो अकाउंटेंसी के अंदर अपनी जगह बनानी है कि अगर ये मैं डेट ले रहा हूँ तो ये मैनेज नहीं हो रहा तो इसको कैसे मैंने क्या कहते हैं ना फैक्ट्स एंड फिगर के थ्रू मैनेज करवानी है। तो बेसिकली ये आपके क्या है, क्रेडिट है। क्रेडिट क्या है कि आपने क्या कहते हैं ना क्रेडिट एंड कलेक्शन है कि आपने लेना और देना कैसे है। ये दो चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है क्रेडिट मैनेजमेंट में, लेन और देन। अब रीपेमेंट, loans are normally repaid in regular installment over an agreed period of time। अब एक टाइम फ्रेम होता है, चाहे वो रिवॉल्विंग क्रेडिट हो, चाहे वो कंज्यूमर क्रेडिट हो, चाहे वो कमर्शियल क्रेडिट हो, चाहे वो ट्रेड रिलेटेड क्रेडिट हो, चाहे वो किसी भी टाइप का क्रेडिट हो, ये कमिटमेंट होता है बोरोअर और लेंडर के दरमियान। क्या कमिटमेंट होता है बोरोअर लेंडर के दरमियान कि आपने रकम जो बैंक से ले रहे हैं या मालियाती अदारे से ले रहे हैं, आपने वो रकम कैसे अदा करनी है और जो रकम आपने अदा करनी है वो आपकी कमिटमेंट कहलाती है या वो आपकी रीपेमेंट होती है। अब ये जो रीपेमेंट आपने करनी है वो कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, ये अब आपके ऊपर आपकी जिम्मेदारी है। आपको सोच लेना चाहिए कि आपने जो रकम ली बैंक से ली है या किसी भी मालियाती इदारे से ली है कि आपने वो कैसे अदा करनी है। बैंक ने अपनी कंडीशन देख ली, ठीक है, क्या कंडीशन बैंक ने अपनी कंडीशन दे दी। मिसाल के तौर पर बैंक से जब आप लोन लेने जाते हैं, मिसाल के तौर पर जब आप बैंक से लोन लेने जाते हैं तो सबसे पहले जो बैंक आपसे सवाल करता है, चाहे आपको
कमर्शियल पर्पस के लिए चाहिए या इंडिविजुअल पर्पस के लिए चाहिए या कॉर्पोरेट लैंडिंग के लिए चाहिए, बैंक का पहला सवाल यही होता है कि आपने कर्जा कैसे देना है, आपने इस कर्जे को रीपे कैसे करना है। ये बैंक का सबसे पहले आपका क्वेश्चन होता है, क्योंकि बैंक एक चैरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, या आपके जो मालियाती इदारे होते हैं वो आपके चैरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं होते, वो एक कमर्शियल एक्टिविटीज, ये जो बैंक होता है या आपका क्या कहते हैं ना, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, ये कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए इदारे होते हैं, और इनका मकसद आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज या आपके जो कारोबार या इंडिविजुअल सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ये काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए आप बैंक इस चीज़ को लाजमी देखता है कि आपने और अपनी हर तरीके से तसल्ली करता है कि आप जो बैंक से क्रेडिट का तकाजा कर रही हैं आप उसको पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर हम उसको बैंक या क्या कहते हैं मालियाती इदारे के बजाय आप इंडिविजुअल के आप किसी के पास जाएं और किसी से तकाजा करें, एक मिसाल के तौर पर 500 के रकम का तकाजा करें, वो भी आपको रकम देने से पहले इस बात की तसल्ली करता है कि आप जो रकम उससे मांग रहे हैं आप उसको रकम कैसे अदा करेंगे, आप रकम अदा करने की आपके पास अहलियत है या नहीं है। अगर आपकी अहलियत नहीं होती तो वो एक आम आदमी भी आपको वो कर्ज देने से इनकार कर देता है, चाहे वो कोई भी हो। तो जबकि बैंक तो एक कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए काम कर रहा है, तो वो तो इस बात के ऊपर किसी किस्म का कंप्रोमाइज ही नहीं करता कि आप जो पैसा ले रहे हैं, आप अगर उसको बैंक को कुछ भी क्या कहता है कुछ परसेंट भी चांसेस हो कि आप रीपे ना कर सके, तो बैंक इस रिस्क लेने से अवॉइड करता है, आपको वो बैंक आपको क्रेडिट प्रोवाइड नहीं करता। इसी से ही जो बैंक आपको क्रेडिट देता है, इसी से ही रीपेमेंट क्रेडिट का सेक्शन शुरू होता है, और इसी के अंदर बैंक आपकी कैपेसिटी को देखता है कि आपके पास जो पेमेंट है, पेमेंट जो क्रेडिट की आएगी वो आप पे कर सकेंगे या नहीं है। तो यही बात क्या कहते हैं ना सेकंड पॉइंट के अंदर डिस्कस की गई है। मॉर्गेज और होम लोन्स कैन बी repaid in variable installment, but most personal loans specify fixed repayment approximately equal amount। आप बैंक से क्या कहते हैं ना अपने पर्सनल लोन के लिए आप क्या कहते हैं ना हम अप्लाई करते हैं और उसके बाद आपका पर्सनल लोन अप्रूव होता, तो वो जो आपने पर्सनल लोन को क्या कहते हैं ना रकम अदा करनी होती है वो आपको एक स्पेसिफिकली पीरियड के अंदर इक्वली इंस्टॉलमेंट के साथ ही अदा करनी होती है, और हर हालत में आपने वो रीपेमेंट करना होता है। अब इंटरेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है, आप कोई भी क्रेडिट लें उस क्रेडिट के ऊपर जो सबसे पहले आपको जो चार्ज किया जाएगा, जब बैंक आपसे क्या कहते हैं ना अपनी सर्विस के माध्यम जो आपसे मनी चार्ज करेगा वो आपका इंटरेस्ट होगा। हम इंटरेस्ट को इन द मार्कअप की कंसेप्ट में भी लेते हैं, ठीक है। पहले हम अब इस बात को समझते हैं कि इंटरेस्ट होता क्या है। सिंपली मनी पेड फॉर द यूज ऑफ मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट, कि हम जो मनी दे रहे हैं उससे हमें उसको इस्तेमाल करते हुए हमें कोई ना कोई बेनिफिट हासिल होता है, वो हमारा इंटरेस्ट कहलाता है। अब इंटरेस्ट के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि जो आपकी ओरिजिनल अमाउंट होती है उसके ऊपर आप स्पेसिफिक पीरियड के अंदर एक फिक्स अमाउंट देते हैं, इसके अलावा आपने और कोई भी अमाउंट नहीं देनी होती, वो आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या आता है। मिसाल के तौर पर अब 100 आपको क्या कहते हैं ना रुपीज़ चाहिए, आपको 10% इंटरेस्ट है और 10 ईयर्स के लिए चाहिए, तो आप एक फिक्स अमाउंट आपके पास होगी कि आपने 100 के ऊपर एक 10 रुपीज़ ही आपको इंटरेस्ट लगेगा और 110 रुपये ही अदा करने। इसके बाद उसके अंदर किसी भी किस्म की चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है, वो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा।
इस यही बात डिफाइन की गई है। इज सिंपल इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट दैट इज पेड ऑन ओनली द ओरिजिनल अमाउंट और प्रिंसिपल बोरोड, यानी कि जो आपकी इंटरेस्ट होता है आपका क्या कहते हैं ना, वो सिर्फ आपका ओरिजिनल अमाउंट या प्रिंसिपल अमाउंट, जो प्रिंसिपल या ओरिजिनल अमाउंट वो अमाउंट होती है जो आप एक्चुअली बोरो कर रहे होते हैं, उसको हम ओरिजिनल या प्रिंसिपल अमाउंट भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको उसी के ऊपर चार्ज होगा, वो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है कि आपका क्या कहते हैं ना, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर भी चार्ज होगा और बाद में भी वो दोनों आपके ऐड होकर सिंपल इंटरेस्ट प्लस आपका इंटरेस्ट ऐड होकर फिर उसके बाद आपका क्या कहते हैं ना, आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो इंटरेस्ट पेड ऑन द प्रीवियस इंटरेस्ट एंड एज वेल ऑन द प्रिंसिपल बोरो, कि आपका ये एक किस्म की कंपाउंड होता है, यानी कि चैन चलती रहती है। आपका इंटरेस्ट और कंपाउंड आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वैल्यू मिलकर उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट चार्ज होता रहता है। ठीक है, तो थैंक यू।